हेलो। आरएसएम इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जो आने वाले पटवारी एग्ज़ाम में आरएएस के अंदर हर एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है भी है, और एनसीईआरटी काफ़ी कुछ कवर करती है। इवन आईएएस तक के लिए एनसीईआरटी की सलाह दी जाती है। तो आज बिना टाइम लगाए हम स्टार्ट करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो एकदम जीरो से पढ़ेंगे। तो जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो भारत की भौगोलिक स्थिति पहला अपना चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से बताया गया कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलता के लिए जाना जाता है। इसका नाम आर्यवर्त था। आर्यवर्त नाम इसका इसलिए पड़ा कि आपको पता होगा कि भाई उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य लोग थे ना, उनके नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया, आर्यव्रत पड़ गया। इन आर्यों में शासक हुआ करता था जिसका नाम था भरत। भरत के नाम पर ये जो भारत देश है ये भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्य जो थे उनका निवास हम सबको पता है सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी में था, और उसी से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता बनी है। जो ईरानी है, सिंधु घाटी जो लोग थे उनका व्यापार था वो ईरानियों से था ना। तो ईरानी लोगों ने क्या सिंधु को हिंदू नदी कहा था, इस देश को क्या बोल दिया, हिंदुस्तान बोल दिया। तो इससे हमारा देश का सिंधु नदी के नाम पे क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। इंग्लिश को आपको पता है सिंधु नदी को हम क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। तो जो यूनानी लोग थे उन्होंने सिंधु को इंडस कहा और इस देश को क्या बोल दिया, इंडिया बोल दिया। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश का जो भारतवर्ष नाम है या हिंदुस्तान है या इंडिया है वो क्यों पड़ा है। अब बात करते हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैप दिया हुआ है भारत का, उसके अंदर अक्षांशीय विस्तार भी दिया हुआ है और आपके देशांतरी विस्तार भी दिया हुआ है। अक्षांशीय विस्तार हम जानते हैं हमेशा कि उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, और जो हमारा देशांतर विस्तार होता है वो हमेशा पूर्व की ओर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैप के अंदर कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हमेशा आप याद रखना कि दक्षिण से शुरू होता है, हमेशा भूमध्य रेखा की ओर से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो देश की स्थिति है वो कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं हम, और कर्क रेखा हमारे देश को लगभग मध्य से काटती है। तो आप अक्षांशीय विस्तार देख पा रहे हो, नीचे सबसे नीचे वाला निचला स्थलीय बिंदु है हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर है, और जो स्थान का नाम है आपको पता हो कन्याकुमारी, जो हमारा आखिरी स्थान है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है ये। इसी तरह आप उत्तर की ओर जाओगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉइंट है इंदिरा कॉल, जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर वो पॉइंट है, वो उत्तरतम बिंदु है। यानी हमारा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, और उत्तरतम बिंदु कौन सा है हमारा, आपका देख पा रहे इंदिरा कॉल है। इसी तरह हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। तो जो हमारा पश्चिम की ओर जो पश्चिमी बिंदु है वो है कितना, हमारा आप है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 तक है पूर्व की ओर। और जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गौर माता या गुहार मोती। ये गौर माता या गुहार मोती है जो आपका गुजरात की तरफ है। और उसी तरह आपका जो पूर्वी बिंदु है वो आप देख पा रहे हो किबितू, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, वो हमारा पूर्वतम बिंदु है। हम देखो अभी एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें भारत के जो मैप है वो बहुत ज़रूरी है माइंड में रखना कि भाई कौन सी बिंदु किस तरफ है, क्या है अक्षांशीय देशांतरीय। और एग्जाम में क्या कई बार सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार होता है हमेशा उत्तर की ओर होता है, हमेशा उत्तर की ओर। तो उत्तर आपको याद रखना है, उसमें दक्षिण लिखा हुआ है, पश्चिम लिखा हुआ है, पूर्व लिखा है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह आपको क्या करना है, जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो हमेशा पूर्व की ओर होता है। कई बार क्या एग्जाम में क्या ऑप्शन देगा, वो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम, तो वो गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारे पड़ोसी देश है, आप मैप में देख पा रहे हो कि हमारे उत्तर की तरफ जो है, उत्तर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। जो अफगानिस्तान की जो हम मैप में देख पा रहे हो वो एक्चुअल में क्या पीओके जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा कश्मीर है उसके अंदर है। हमारी जो वास्तविक रूप से क्या अफगानिस्तान से हमारी सीमा नहीं लगती है अभी। आप देख पा रहे हो उत्तर पूर्व में हमारे चीन, भूटान, म्यांमार, ये कुछ देश है जिनसे हमारी सीमा लगती है। नीचे की ओर हम जाएंगे तो जो हमारे देश की सीमा लगती है वो लगती है श्रीलंका से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, और भारत में क्या है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो थी
अच्छी स्थिति में यहाँ पठार, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है ना। इन सब चीज़ों के होने के कारण से भारत को क्या नाम दिया गया है? भारतीय। इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। उपमहाद्वीप उसे बोलते हैं जिसके अंदर क्या है, एक महाद्वीप में जो विशेषताएं होती है वो सारी विशेषताएं क्या भारत के अंदर है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ये भी एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन देंगे कौन कौन से देश आते हैं और हमें उसका पता नहीं होता, हम गौर नहीं करते इतना। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं वो आप देख पा रहे हो कि भारत है खुद, इसके अलावा बांग्लादेश हमारा पार्ट था, भूटान हमारा पार्ट था, नेपाल हमारा पार्ट था और पाकिस्तान हमारा पार्ट है। तो कुल 5 देश है जो हमारे यहाँ पे इसके अंदर आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। वापस बता रहा हूँ मैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। तो आपको ये याद रखने भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं कि भाई भारत की जो क्षेत्रफल है वो विश्व का कितना है, भारत कितवें स्थान पर है, जनसंख्या में क्या योगदान है, कितना है। तो भारत से बड़े विश्व में 6 देश हैं। सबसे बड़ा जो देश है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। आओ बताइए, आप मैप, इंडिया मैप मैं कभी दिखाऊंगा मैप के अंदर भी कैसे है। और रूस के बाद कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर आता है हमारा भारत। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात हो रही है। तो भारत जो है, भारत देश है वो अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है। किस में है? अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय हिसाब से उनके किसके अंदर है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो आपको ये याद रखना है, अक्षांश उत्तरी गोलार्ध, देशांतर पूर्वी गोलार्ध। और भारत की जो स्थिति है विश्व के सापेक्ष, तो वो क्या रहेगी आपकी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हमने भी बात किया आपको अक्षांशीय विस्तार, मैंने बताया आपको कि भाई भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 इंच 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। ठीक है, ये जो मैंने अक्षांशीय विस्तार बताया आपको, ये विस्तार जो आपका है ये आपका विस्तार है मुख्य स्थलीय भौगोलिक भूमि का, स्तरीय भूमि का। जबकि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार है वो हमारा क्या है? भारत का ही भाग है। और अंडमान निकोबार क्या कि 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे की ओर है। तो हम अंडमान निकोबार को जब शामिल करेंगे कि बीच में समुद्र आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ठीक है, तो मुख्य भूमि नहीं बोलते। तो वहां से अगर हम शामिल करते हैं तो जो भारत का संपूर्ण विस्तार हो जाएगा वो 6 डिग्री 45 मिनट तक से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। ठीक है, और जो 6 डिग्री 45 मिनट है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है। और ये बिंदु भी आपको पता होगा, इंदिरा पॉइंट नाम था इस बिंदु, इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी के अंदर ये डूब गया था ना। ये इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इस पॉइंट को। तो आप देखते हो इंदिरा कोल आपने देखा, कन्याकुमारी वाला, कन्याकुमारी को केप कोमेरिन भी बोलते हैं। ठीक है, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो हमारा अंडमान निकोबार कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है, तो बंगाली खाड़ी के अंदर है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है। तो बंगाली खाड़ी में कौन सा है? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर दक्षिण पश्चिम में यानी अरब सागर के अंदर कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप समूह है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो बोलते हैं ना वो इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। दोनों इंदिरा से, इंदिरा के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पे आप मान सकते हो इसको, इंदिरा गांधी के नाम पर ही है ये पॉइंट से। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट ना। तो हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप का जो अंतिम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम कहाँ से मानेंगे अगर वैसे पूछे तो मैं, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार हम इसका मान सकते हैं। जिस पॉइंट की हम बात कर रहा हूँ मैं, इंदिरा पॉइंट, इसी पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसी पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। और जो ये पॉइंट है ये 2004 की सुनामी में के कारण क्या हुआ था? ये जलमग्न हो गया था। वर्तमान में ये बिंदु क्या, ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है वो समुद्र के अंदर डूब चुका है। और भूमध्य रेखा से हम इसकी बात करते हैं, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री से इसका जो दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर दूर है। तो भारत की जो दूरी है भूमध्य रेखा से अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 876 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो देश की सीमाएं, अंतिम सीमा बिंदु बोल रहा है, हमने पहले ही देख लिया कि कौन कौन सा बिंदु है।
दक्षिणतम बिंदु हमने देख लिया है कि इंदिरा पॉइंट है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है जो JNK के अंदर है, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, गौर माता या गुहार मोती जो है गुजरात के अंदर है, और पूर्वोत्तम बिंदु है किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है, कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसको हम देखते हैं क्या आप देख पा रहे हो कि भाई भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, वो दोनों तरफ लगभग 30 डिग्री है, एक समान है। लेकिन जो हमारी दूरी है, वास्तविक दूरी आप देख पाओगे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की, वो एक समान नहीं है। आप देख पा रहे हो दूरी जो उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम कितने 2933 किलोमीटर है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो देशांतरीय विस्तार है, अगर वो एक समान है तो फिर ये डिस्टेंस में डिफरेंस कैसे है, दूरी में अंतर कैसे आया। तो बात करते हैं हम। तो आपको पता है कि जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होती है, कम होती है। आप देख पाओगे कि सर्कल बना होता है, भाई अपना पृथ्वी का एक सर्कल है, हम जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो जो देशांतरों के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। इसी कारण इनके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार एक समान होते हुए भी जो दूरी में अंतर आया है वो इस कारण है क्योंकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर की दूरी क्या होती है, देशांतरों के बीच दूरी वो कम होती जाती है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो भारत की दूरी है, उन दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना होगा, वो 281 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। ठीक है, और हमने पहले ही बात कर ली कि भारत की मुख्य भूमि आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि भाई जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, या 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश है, वो देश के लगभग कितने 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं आपका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। ध्यान रखना आपको ये कि सवाल RS के अंदर पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्न किस देश की, भाई कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जब कर्क रेखा रांची के अंदर से गुजर रही है तो 4 शहर आपको ऑप्शन में दिए हुए आएंगे और आप पहचानोगे भी झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा, तो जो रांची आपका क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकट शहर होगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये कुछ आपके थे, ठीक है, जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद वो बांग्लादेश की से निकल जाती है। तो 8 राज्य कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची से भी निकलती है, और पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम, आखिरी कौन सा है, मिजोरम। तो आपको ये 8 राज्य याद रखने, इनसे हर बार सवाल पूछा जाता है। कर्क रेखा आप देख पा रहे हो भारत के एकदम लगभग मध्य से गुजरती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बांट देती है। तो आपको ये बात पता होगी कि जो स्थल भाग, जो भाग कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आता है, वहां पर हमेशा उष्ण कटिबंध होता है। कौन सा होता है, उष्ण कटिबंध। तो भारत का जो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी जो दक्षिणतम भाग होगा भारत का वो किस में आएगा, उष्ण कटिबंध में आएगा, और जो ऊपर का उत्तरी भाग आएगा वो किस में आएगा, आपका उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। तो इसका मतलब बोलते भारत का विस्तार है वो किसमें, उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध दोनों के अंदर है। तो आप इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है ये चीज। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। देखो, जिस देश का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा होता है वहां पे क्या पड़ता है, एक्चुअल में दिन और रात की अवधि में फर्क पड़ता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर 1 डिग्री अक्षांश चलने पर या 1 डिग्री देशांतर चलने पर कितना अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है। कितना, 4 मिनट का। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 30 × 4 करेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी बिंदु है और गौरमाता गुजरात जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्य उदय में और गुजरात के जो सूर्य उदय में कितना अंतर रहेगा, 30 × 4 यानी 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम इसके अंदर अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे थे हम। इन अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या दिन और रात की अवधि में पड़ता है। केरल में क्या होता है, केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर आता है।
कितना है, सिर्फ 45 मिनट्स का डिफरेंस है केरल के अंदर। जबकि जो सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा लेह, वहाँ ये अंतर कितना है, 5 घंटे का है। यानी हम जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे, दिन और रात का जो अंतर है वो क्या होगा, हमेशा हमारा बढ़ेगा। दिन का अंतर भी बढ़ेगा और रात का अंतर भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो ये अंतर क्या होगा, हमेशा कम होता जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित भारत की उत्तरी भाग में सूर्य किरणें क्या होती है, अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ सूर्य ताप क्या मिलता है, कम मिलता है। हमें ये बात पता है कि जो सूर्य किरणें हैं वो भूमध्य रेखा की ओर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो केरल जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है, तो वहां उसकी किरणें क्या मिलेगी, सूर्य ताप क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इस कारण क्या होगा, दिन में अंतर होगा वो कम रहेगा। जबकि जो हमारा उत्तरी बिंदु है कश्मीर, वहां क्या होगा, सूर्य किरणें क्या पड़ेगी, बहुत ही तिरछी पड़ती है। इस कारण क्या होता है, वहां पे सूर्य ताप कम मिलता है। इस कारण हमारे यहाँ उत्तरी भारत में ठंड भी अधिक पड़ती है सर्दियों के अंदर। ठीक है, इसके उल्टा विपरीत क्या होगा, जो आपके भारत का दक्षिणी भाग है, केरल, तमिलनाडु, वो क्या आपके जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा उसके काफी निकट है। अतः वहां सूर्य किरणें क्या होती है, हमेशा हमें सीधी लंबवत पड़ती है और सूर्य ताप भी क्या मिलता है, अधिक मिलता है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय प्रभाव की। मैंने बता दिया आपको कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये जो मैं देशांतरीय प्रभाव की बात कर रहा हूँ। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, हमें पता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब हमें भारत का समय एक फिक्स करना है कि भारत का कौन से ऐसा देशांतरीय बिंदु लें जिससे भारत का समय क्या हो, एकदम पूरा देश का मानक समय हमें उसका बनाना है। तो देखो, मानक समय बनाने के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अभी 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। हम क्या करेंगे, ऐसा कोई बिंदु लेंगे जिसमें 60 डिग्री और 30 मिनट का डिफरेंस रहे, यानी 7 चौक 28 और आधा कर 2 30 मिनट, यानी 30 मिनट का डिफरेंस रहे, ऐसा गुणज हो। तो हमने क्या किया, भारत का जो देशांतरीय विस्तार जो मानक समय रेखा है वो क्या मानी है, 82 सही 1/2 डिग्री पूरी देशांतर को हमने क्या माना, हमारा मानक समय माना है इसको। और ये जो देशांतर कहाँ से निकलती है, ये आप इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, और अब देखो मानक मदन मैंने बता दिया आपको कि हम ये ध्यान रखते हैं कि वो देश के बीचों बीच गुजरती हो, तब 60 डिग्री 30 मिनट का उसमें गुणांक होता कि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय स्थानों के बीच दूरी क्या होती है, 30 मिनट का समय अंतर हो। तो भारतीय जो मानक समय है वो ग्रीनविच, जिसको हमने 0 डिग्री माना है, ग्रीनविच को हमने क्या माना है, 0 डिग्री देशांतर माना है। तो वहां से जो GMT वो किसे बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, उससे भारतीय समय जो है वो कितना है, 5.5 घंटे आगे है। ये आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम इस पूर्वी गोलार्ध की तरफ आते हैं, पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ने पर समय क्या होता है, आगे की तरफ जाता है। और जैसे ही हम क्या होंगे, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, समय क्या होता जाएगा, हमारा ये कम होता जाएगा, हम ग्रीनविच की तरफ जाएंगे। तो ये हमने बता दिया, यानी 2 घंटे का अंतर बता चुका मैं आपको। तो ये कुछ आज हमने बेसिक पढ़ा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक करना, और आपके लाइक पे इस पे डिपेंड है कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको जो ज्योग्राफी है, राजस्थान जीके है, जो RS के अंदर, पटवारी के अंदर जो भी रीट के एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं आपको ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा लास्ट तक, पूरी NCERT की। और इसके अलावा बाद में हम राजस्थान ज्योग्राफी की भी कुछ वीडियोज़ डालेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।